अपने अपने बारे में बोला, इसको बोलने दीजिए अब। और भाई स्पीकर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे इस सदन में प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर दिया। स्पीकर साहब, वक्फ बोर्ड के निजाम और इसके इंतजामी ढांचे में रिफॉर्म्स वक्त की अहम जरूरत है। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि मुसलमानों का इज्तिमाई अमानत के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम है। वक्फ इस्लामिक स्टडीज की रोशनी में एक पवित्र संस्था है जिसका उद्देश्य गरीबों, यतीमों और समाज के दूसरे महरूम वर्ग से संबंध रखने वालों की मदद करना है। मान्यवर, ये इदारा कौम की भलाई और बहबूद का एक अहम जरिया है, लेकिन आज इस सदन में खड़े होकर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वक्फ की संपत्ति अक्सर बदइंतजामी, गैर कानूनी कब्जे और शफ़ाफियत की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। एक अंदाजे के एतमाद से भारत में वक्फ की 6 लाख से ज्यादा जायदादें हैं, जिसकी मालियत अरबों रुपए है, लेकिन उनका मिसयूज होने की वजह से पब्लिक वेलफेयर के बजाय महंगाई बनाने की नजर हो रही है। इस संशोधन बिल के तहत हमने वक्फ प्रॉपर्टीज के इंतजाम को मजीद शफाफ और मजबूत बनाने के लिए चंद रिफॉर्म्स दे किए हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड को रेगुलराइजेशन किया जाए ताकि उन पर गैर कानूनी कब्जे रोके जा सके। वक्फ बोर्ड के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि कानूनी पालन किया जा सके। रखा जाएगा। मान्यवर, ये अमेंडमेंट न सिर्फ संपत्तियों को महफूज बनाएगा बल्कि उनका सही उपयोग करते हुए समाज सोसाइटी को विकसित करने में नुमाया किरदार अदा करेगा। मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पेश आई। इस बिल को लाने की जरूरत इस वजह से पेश आई कि वक्फ के अंदर बहुत सी खराबियां हैं और हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका वक्फ के हकमी प्रॉपर्टी से दो चार है। मान्यवर, हमारे पास बहुत से एविडेंस है, मैं आपके सामने उनमें से कुछ बयान करना चाहूंगा। दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ ने दावा कर दिया। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर एक गांव है जिसका नाम तिरुचिरापल्ली गांव की जमीन पर और वहां के 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ ने दावा कर दिया। ये भी कोई अकल में आने वाली बात है कि वक्फ का जो मामला है वो 1400 साल पहले शुरू हुआ है और ये मंदिर 1500 साल पुराना है, तो वक्फ की जमीन में कैसे हो सकता है। मान्यवर, आज हम इस सदन में खड़े होकर आपसे निवेदन करते हैं कि इस बिल को नाफिज किया जाए। अगर इस बिल को नाफिज ना किया गया, मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वक्फ बोर्ड के जरिए पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो जाएंगे। मैंने शुरू में जितनी भी मिसालें बयान की हैं वो वक्फ बोर्ड के इन्हीं नापाक मंसूबों को उजागर करती हैं। अगर हमने वक्फ बोर्ड को इस बिल को नाफिज ना किया तो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान पर अपने इस नापाक मंसूबों के जरिए काबिज हो जाएगा। तो इस बिल को नाफिज किया जाए ताकि वक्फ बोर्ड के नापाक मंसूबों को खत्म किया जा सके। और इस तमाम डाटा को बयान करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि इस बिल की मंजूरी से वक्फ का सिस्टम निहायत शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और अवामी भला के मुताबिक होगा। अंत में हम सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं कि इस बिल का खुलकर सपोर्ट करें ताकि वक्फ की इस पवित्र संस्था को मजबूत और मुआस्सर बनाया जा सके। यह हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र निर्माण की अमानत को सुनिश्चित करने में हिस्सा बन सके। लास्ट स्पीकर श्री डॉक्टर जफर सिद्दीकी, ऑनरेबल मेंबर, अपनी बात 3 मिनट में पूरी करें। मोहतरम स्पीकर, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम वक्फ बोर्ड जैसे अहम इदारे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि एक तरफ आपकी तरफ से वक्फ बोर्ड जैसे इदारे पर बात करने की इजाजत है और दूसरी तरफ 2 मिनट की बंदिश हुई। ऐसे में बेसाख्ता ज़बान पर ये शेर आता है कि न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, न तड़पने की इजाजत। आप खामोश रहें। अभी से क्यों छलकते हैं तुम्हारी आंख से आंसू, अभी शेरी कहाँ है दास्तान जिंदगी में। खैर, मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। सर, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर कई सवालात किए गए हैं। सबसे पहले उनका जवाब देना जरूरी है। मोहतरम विकास कुमार साहब ने कहा कि साबित में वक्फ बोर्ड के कवानीन में तरमीमात होती रही हैं। मिसाल के तौर पर 1995 में तरमीम हुई, फिर 2013 में तरमीम हुई, जिसे तमाम लोगों ने कबूल किया। इसी तरीके से वक्फ तरमीमी बिल को अपना कबूल करना चाहिए। सर,
कि साबित में जो तरमीमात हुई थी वो वक्फ बोर्ड को मुस्तहकम बनाने के लिए और वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए थी, इसलिए तमाम लोगों ने कबूल किया था। लेकिन 2024 तरमीमी बिल हमें कतई कबूल नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर वक्फ बोर्ड के कवानीन में बेजा तब्दीलियां भी हैं और साथ साथ हुकूमत की बदनीयती भी शामिल है। जो आने वाली साल सर इनको सच हजम क्यों नहीं हो रहा है? सर हमारे मंत्री जी ने तो मुल्तान तराशी के तमाम हदूद पार कर गए। सर आखिर कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे? सर कब तक ये झूठ के बलबूते अपनी सरकार सिखाते रहेंगे? सर मंत्री थी उनका सर इनका कहना है कि वो वोट जिस पर चाहता है अपनी मीडिया का दावा कर देता है। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। सर ये बात सरासर बेबुनियाद है, बल्कि वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जिस मंदिर को 1500 साल पुराना बताया जा रहा है वो 100 साल पुराना है। वक्त हो गया बेटा। सर इससे तो आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, खामोश रहिए आप। सर इससे तो ये साबित होता है कि खुद मंदिर का वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा है, ना कि वक्फ बोर्ड का मंदिर के ऊपर है। सर आपको बताते चलूं कि इसके अलावा वक्फ बोर्ड के कितने इतराज़ात हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आवाम को खौफजदा किया जा सके और वक्फ बोर्ड के ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया जा सके। इसीलिए झूठ बोले जा रहे हैं। सर इस वक्त ये कहना बेजाना होगा कि ये मेरे शहर के हाकिम कितने झूठे हैं, ये मेरे शहर के हाकिम बहुत ही झूठे हैं, बड़े हुनर से हर बार झूठ बोलते हैं। महोदय को लगता है कि मदरब स्पीकर वक्फ बोर्ड आवाम की तरक्की के लिए, उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ व बालादस्ती के लिए एक इदारा है। एक इदारा न सिर्फ मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि समाजी, तालीमी और एक मिनट सर, बल्कि समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी मैदान में भी नुमायाँ ख़िदमत अंजाम दे रहा है। मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करता हूँ। सर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने कई तालीमी इदारे और अस्पताल कायम किए हैं, जिससे जहाँ गरीब और पसमानदा तबके को आला तालीम के मौके फराहम हो रहे हैं, तो वहीं उनको सेहती सहूलियात भी फराहम हो रही है। इसी तरीके से सर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने स्कॉलरशिप के जरिए हजारों तलबा के इल्म के मौके में सहूलियात दी है। इसी तरीके से सर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ख्वातीन के लिए सराय सेंटर्स कायम किए। इसी तरीके से यतीम बच्चों का खुसूसी ताउन किया वगैरह वगैरह। सर लेकिन सर अफसोस का मुकाम तो ये है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड की तमाम तरजीहात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है और वक्फ बोर्ड के अंदर बेजा तब्दीली ला रही है। सर मजीद अफसोस का मुकाम तो ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के हक में है। ऐसे में जनाब करीम आजी साहब का शेर समझ में आता है कि दामन पे कोई चीज न खंजर पे कोई ना। देखा महोदय, दामन पे कोई चीज न खंजर पे कोई ना, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। सर हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को एक मिनट सर, बस एक मिनट बैठ जाए, मुहतरम स्पीकर, हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हुकूमत को बेजा दखलअंदाजी से रोके और वक्फ बोर्ड को मजीद मुस्तहकम और शफ़ाफ बनाए। मुहतरम स्पीकर साहब, बस ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हुकूमत जो ये बिल ला रही है, इसी तरीके से दीगर तलाक़ सलासा हो या और कोई बिल हो, ये जो ला रही है, इससे मकसूद उसको ये होता है कि लोगों को खौफजदा करें, लोगों को हरासा करें और ये लोगों के दरमियान फैलाएं कि इस्लाम एक बहुत मुतशद्दिद मज़हब है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं इनको सामने ये शेर पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। शुक्रिया सर। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी सदस्यों को इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। अब मैं मतदान की प्रक्रिया शुरू करूंगा। जो सदस्य इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में है वो हाँ करें। जो सदस्य इस विधेयक के विरोध में है वो ना करें। माननीय सदस्यगण, मेरे विचार के अनुसार निर्णय ना वालों के पक्ष में होना चाहिए। आप सभी वरिष्ठ हैं, सदन की गरिमा को बरकरार रखें। माननीय सदस्यगण, वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सभी दलों और
सदस्यों ने अपनी अपनी आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त की। ऑनरेबल मेंबर्स, दरअसल ये इख्तिलाफ ये दर्शाते हैं कि इस बिल के कुछ पहलुओं पर आगे विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सदन जमहूरी अवतार का एक अहम हिस्सा है और इस इख्तिलाफ राय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। ऐसे मामलों पर अधिक गहराई से विचार करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम एक ऐसा कानून बना सकें जो सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखे। अतः इस सदन की कार्रवाई को रचनात्मक बनाए रखने तथा सदस्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार हेतु जेपीसी को भेजा जाए। ऑनरेबल मेंबर्स, इस कमेटी में मुख्तलिफ दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो इस बिल के सभी पहलुओं की जांच करेंगे और अपनी अपनी सिफारिशें इस सदन के सामने पेश करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद हम इस बिल पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं सभी सदस्यों से इस निर्णय का सम्मान करने तथा कमेटी के कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान देने की अपील करता हूं, ताकि हम एक ऐसा कानून बनाएं जो न्याय, पारदर्शिता और अवामी मफाद को यकीनी बनाए। अब अंतिम में मैं घोषणा करता हूं कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए। ये कमेटी दिनांक 2 फरवरी 2025 के भीतर अपनी रिपोर्ट करेगी। इसके बाद दोबारा सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आप सभी सदस्यों को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर।